हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलीस फ्रैक्चर, जो कि रेडियस में होता है, यानी कि हमारी कलाई के पास वाली हड्डी में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे कोलीस फ्रैक्चर कहते हैं, स्पेशली हमारी रेडियस में। ठीक है, तो आज हम कोलिस फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे कि हमारी ये जो रेडियस बोन है ये क्या है, कहाँ पे है और क्या काम करती है, किस जगह रहती है। इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम इसके फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे, यानी कि कोलिस फ्रैक्चर के बारे में कि कोलिस फ्रैक्चर क्या है, कोलिस फ्रैक्चर कैसे होता है, किन कारणों से कोलिस फ्रैक्चर होता है, और जब कोलिस फ्रैक्चर की कंडीशन बनती है तो किस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, किस तरीके से इसके कॉम्प्लिकेशन आते हैं और किस तरीके से हम इसे रोक सकते हैं। साथ ही साथ हम इसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे कि फ्रैक्चर होने के बाद किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कोलिस फ्रैक्चर जो होता है ये हमारी रेडियस के कलाई के पास वाले हिस्से में होता है कोलिस फ्रैक्चर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और बात करते हैं रेडियस के बारे में कि रेडियस बोन क्या है, किधर रहती है और क्या काम करती है। रेडियस रेडियस बहुत पतली हड्डी होती है जो कि हमारे फोरआर्म में रहती है। फोरआर्म यानी कि हमारे कोहनी के बाद का हिस्सा जो है उसे हम फोर आर्म कहते हैं। तो हमारी जो रेडियस है वो हमारे फोर आर्म में रहती है। रेडियस के साथ एक और बोन रहती है जिसे हम अल्ना कहते हैं। ठीक है, तो रेडियस और अल्ना दोनों ही हमारे फोर आर्म में रहती है। तो फोरआर्म की उन दोनों बोन में से एक बोन है हमारी रेडियस। ठीक है, रेडियस जो है उन दोनों बोन में से एक है हमारी रेडियस, दूसरी है अल्ना। और रेडियस और अल्ना मिलके हमारा फोर आर्म बनाते हैं। ठीक है, रेडियस और अल्ना दोनों साथ में मिलके रेडियो कार्पल जॉइंट बनाते हैं। कहाँ पे? कलाई में। ठीक है, रेडियो अल्नर जॉइंट हमारे एल्बो में बनता है, रेडियो कार्पल जॉइंट हमारे रिस्ट में बनता है। ठीक है, हमारे रिस्ट में कार्पल बोन होती हैं, ये 8 होती हैं। तो रेडियस इन 8 में से 4 बोन्स के साथ मिलके रेडियो कार्पल जॉइंट बनाती हैं और रेडियस और अल्ना दोनों आपस में मिलके हमारा एल्बो जॉइंट यानी कि कोहनी बनाती हैं। ठीक है, तो रेडियस जब कार्पल बोन से मिली तो उसने बनाया रेडियो कार्पल जॉइंट,
रेडियस जब अल्ना से मिली तो उसने बनाया रेडियो अल्नर जॉइंट। ये दोनों बोन फोराम में रहती हैं, बट इनके बीच में गैप है, और ये गैप, दोनों बोन के बीच में जो गैप है, वहां पे एक इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है जो आपस में इनको बांध के रखती है। बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, जो हमारे रेडियस और अल्ना को आपस में बांध के रखती है। तो रेडियो कार्पल जॉइंट बनाता है हमारा कलाई, और रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है हमारा कोहनी। अब जो हमारा रेडियस है, रेडियस बोन जो है वो लेटरल साइड है हमारे फोराम का। ठीक है, लेटरल साइड यानी कि अंगूठे की तरफ का साइड। ठीक है, अंगूठे की तरफ का साइड जो है हमारे फोराम का, जब हम हाथ सीधा रखेंगे, एकदम स्ट्रेट हैंड रखेंगे, ठीक है, तो अंगूठे के साइड वाला जो फोराम होता है हमारा, उसे हम कहते हैं रेडियस साइड। ठीक है, और हमारी जो ये रेडियस है वो सबसे छोटी होती है उन दोनों में से, यानी कि रेडियस और अल्ना में से छोटी जो है वो है हमारी रेडियस। ठीक है, तो हमारा फोराम में रहने वाली हड्डी होती है रेडियस, जो कि रेडियस कार्पस से जब मिलती है, हमारे कलाई की, हमारे हाथों की हड्डी है कार्पर, उससे मिलके हमारे रिस्ट जॉइंट बनाती है। और रेडियस जब अल्ना से मिलती है तो हमारा एल्बो जॉइंट बनाती है। ठीक है, तो हमारी ये रेडियस हो गई, ये कहाँ प्रेजेंट है, क्या क्या ये बनाती है मिलके, और किस तरीके से ये रहती है। अब हम बात करेंगे हमारे रेडियस के हिस्सों के बारे में, कि क्या क्या हिस्से किस तरीके से हमारी रेडियस के पास रहते हैं, क्या क्या हिस्सों में हमारी रेडियस बटी हुई है, इस बारे में हम अब देखते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा आता है हमारी रेडियस का प्रॉक्सिमल रीजन, यानी कि पास वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जो हमारी कोहनी के पास है। ठीक है, तो कोहनी वाला हिस्सा जो है रेडियस का, उसको हम प्रॉक्सिमल रीजन कहते हैं रेडियस का। तो जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड है रेडियस का, ठीक है, जो कोहनी के पास वाला हिस्सा है रेडियस का, वो हमारी कोहनी और रेडियो अल्नर जॉइंट दोनों ही बनाते हैं। यानी कि हमारी रेडियस का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो आर्टिकुलेट होता है, वो सर घूमता है दोनों ही जॉइंट्स के साथ, एल्बो जॉइंट के साथ भी, यानी कि कोहनी के जॉइंट्स के साथ भी, और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट के साथ भी, यानी कि वहां पे जो अल्ना है उसके साथ भी जॉइंट बनाती है, और वो दोनों जॉइंट मिलके हमारी कोहनी भी बनाते हैं। ठीक है, तो रेडियस का एंड आर्टिकुलेट होता है, बनाता है एल्बो जॉइंट और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। अब इसमें
हम देखेंगे कि इसके बोनी लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं। तो इसके जो बोनी लैंडमार्क्स हैं उसमें सबसे पहला आता है आपका हेड, फिर नेक, फिर रेडियल टिब्रोसिटी। तो जो रेडियस का हेड है वो एक डिस्क के शेप का होता है। ठीक है, जो हमारी रेडियस का हेड है वो एक डिस्क शेप का है जो कि कॉनकेव है। देखिए इस तरीके से है, ये देखिए ये रेडियस का जो हेड है एक डिस्क तरीके का है, जैसे कोई डिस्क हो। और ये कैसा है? कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव मतलब होता है कि जो नतोदार है। ठीक है, तो उसमें जो हमारे अवतल उत्तल लेंस होते हैं उन्हें ही कॉनकेव कॉन्वेक्स कहते हैं, तो जिसमें केव जैसा, गुफा जैसा आकार बने। ठीक है, उस तरीके का इसका आकार रहता है हेड का। तो हमारे रेडियस का जो हेड है वो डिस्क के शेप का होता है और ये कॉनकेव होता है। इसकी सरफेस जो होती है हेड के ऊपर की सरफेस वो कॉनकेव होती है, तो वो आसानी से आर्टिकुलेट कर सकता है जॉइंट के साथ। ठीक है, वो इसीलिए ही कॉनकेव रहती है ताकि जो आर्टिकुलेशन है आसानी से एल्बो जॉइंट बन सके, आसानी से सरफेस मिल सके ताकि वो आपस में आर्टिकुलेशन कर पाए। तो इसी कारण से जो हेड है हमारे रेडियस का वो कॉनकेव होता है ताकि आर्टिकुलेशन ठीक से हो सके। और ये बीच में से मोटा रहता है। क्यों रहता है मोटा? ताकि वो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट को बना सके। ठीक है, तो जो हमारा हेड ऑफ रेडियस है वो बीच में से हल्का मोटा रहता है ताकि प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट जो है वो बन सके। अब इसके बाद आता है हेड ऑफ रेडियस के बाद हमारा नेक। नेक जो होता है नैरो एरिया है उस बोन का, रेडियस बोन का नैरो एरिया है। ठीक है, ये देखिए ये पतला सा जो हिस्सा है ये है नेक। हेड के जस्ट नीचे पतला सा हिस्सा है नेक। जो नैरो एरिया है वो है नेक, जो कि रेडियस हेड और रेडियल टिब्रोसिटी के बीच में रहता है। ठीक है, ये देखिए हेड और रेडियस टिब्रोसिटी के बीच में हमारा नेक है। ठीक है, तो हेड ऑफ रेडियस पहला बोनी लैंडमार्क है, दूसरा है नेक जो कि हेड ऑफ रेडियस और रेडियल टिब्रोसिटी के बीच में है। अब रेडियल टिब्रोसिटी क्या है? रेडियल टिब्रोसिटी जो है वो एक बोनी प्रोजेक्शन है। ठीक है, एक उभरा हुआ सा हड्डी का हिस्सा है।
जो कि सर्व करता है एक प्लेस, ठीक है, यानी कि एक जगह देता है, वो जगह देता है कि वहां पे बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स का अटैचमेंट हो सके, ठीक है। बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स के अटैचमेंट के लिए जो हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी है वो जगह देती है हमारी बोनी लैंडमार्क में, ठीक है, ताकि वो वहां पे ब्रेकियाई मसल जो है हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई वो वहां पे अटैच हो सके। तो ये हमारा रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो हमारे प्रॉक्सिमल जो रीजन है रेडियस का, एल्बो जॉइंट के पास का जो हिस्सा है, उसमें रेडियस के अंदर हेड आता है रेडियस का, नेक आता है रेडियस का, और रेडियल ट्यूबरोसिटी आती है हमारे रेडियस की। तो ये 3 बोनी लैंडमार्क होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं हमारे रेडियस के प्रॉक्सिमल रीजन में। ये रहा हमारा रेडियस का हेड, नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब बारी आती है हमारे रेडियस की शाफ्ट की, कि इसमें कैसी कैसी शाफ्ट है। पहला हिस्सा आया हमारा प्रॉक्सिमल रेडियस, अब दूसरा हिस्सा है शाफ्ट। तो जो हमारा शाफ्ट है रेडियस का, उसका जो डायमीटर है वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। रेडियस का शाफ्ट एक्सपेंड होके नीचे की तरफ मूव करता है, हल्का सा अल्ना की तरह ही दिखता है ये। जिस तरीके से हमारी अल्ना नीचे की तरफ मूव करती है, उसी तरीके से हमारे रेडियस का जो शाफ्ट है वो भी नीचे की तरफ मूव करता हुआ रहता है। तो इस तरीके से हमारी शाफ्ट होती है। ये देखिए, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी यहाँ से खत्म हुई, यहाँ से हमारा शाफ्ट शुरू होता है। ये नीचे की तरफ जा रहा है, डिस्टली जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ, यानी कि हमारी कलाई की तरफ मूव करता है। ये हमारा जो शाफ्ट है रेडियस का वो हमारे नीचे कलाई की तरफ मूव करता है, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ जाता है तो एक त्रिकोण की तरह आकार बनाता है, ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। जब एक्सपेंड होके रेडियस का शाफ्ट नीचे की तरफ गया तो उसने ट्रायंगुलर शेप बनाया, त्रिकोण आकार बनाया, जिसमें 3 बॉर्डर और 3 सरफेस थी। अब ट्रायंगुलर है, ठीक है, त्रिकोणीय है, तो हमेशा त्रिकोणीय चीजों में 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होती है। तो इसी तरीके से हमारी शाफ्ट में भी 3 बॉर्डर और 3 सरफेस है। तो
जो बीच वाली होगी यानी कि बाहर की तरफ वाली लेटरल बॉर्डर, अंदर तरफ की मीडियल बॉर्डर, ठीक है, और बीच वाली एंटीरियर बॉर्डर। इसी तरीके से सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस, उसके बीच वाली मीडियल सरफेस। तो 3 बॉर्डर और 3 सरफेसेस हमारे रेडियस के शाफ्ट में होती है। जो हमारी लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस के बीचों बीच एक रफ एरिया रहता है। हमारी लेटरल सरफेस के बीचों बीच एक रफ एरिया है, और जो ये रफ एरिया होता है, यहाँ पे प्रोनेटर टीरिस मसल का अटैचमेंट रहता है। ठीक है, लेटरल सरफेस के बीच में एक रफ एरिया आया, उस रफ एरिया में अटैचमेंट आया हमारी प्रोनेटर टीरिस मसल का। तो ये हमारी रेडियस की शाफ्ट होती है। और प्रॉक्सिमल एरिया भी हमने देखा, प्रॉक्सिमल एरिया जो है हमारे रेडियस का, वो जिसमें हेड, नेक और ट्यूब्रोसिटी थी। उसके बाद वो प्रॉक्सिमल एरिया जो है अल्ना का, वो एक्सटेंड होता है नीचे की तरफ और शाफ्ट बनाता है और मूव करता है, यानी कि जाता है वो नीचे की तरफ, डिस्टली कलाई की तरफ। ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमल सरफेस और शाफ्ट हमारे रेडियस का। अब इसके बाद आता है हमारा डिस्टल रीजन। डिस्टल रीजन रेडियस का कैसा होता है हम ये देखते हैं। ठीक है, जो डिस्टल रीजन होता है, यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है रेडियस का, वो नीचे की तरफ बढ़ता है रेडियल शाफ्ट से होके, एक्सटेंड होती है। जब रेडियल शाफ्ट फैलती है नीचे की तरफ आके, तो वो एक रेक्टेंगुलर एंड बनाती है। ठीक है, ऊपर क्या शेप था शाफ्ट का? ट्राइंगुलर, त्रिकोणीय। जब वो नीचे आई तो वो एक्सपेंड हुई, एक्सपेंड होने के बाद उसने रेक्टेंगुलर एंड बनाया रेडियस का। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर एंड है, इसका जो लेटरल साइड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर एंड का ये जो लेटरल साइड है, ये इस तरीके से एक बोनी प्रोजेक्शन बनाता है, उभरा हुआ हिस्सा बनाता है। इस बोनी प्रोजेक्शन या हड्डी के इस उभरे हुए हिस्से को स्टेलॉइड प्रोसेस कहते हैं। आप अपनी कलाई की तरफ देखेंगे, जब आपने नाखून वाले हिस्से को ऊपर रखेंगे, तो आपको आपके फोरआर्म में लेटरल साइड में एक उभरा हुआ हिस्सा दिखाई देगा, एक गुठली जैसा हिस्सा आपको दिखाई देगा। ठीक है, वो गुठली जैसा हिस्सा, वो उभरा हुआ हिस्सा ही स्टेलॉइड प्रोसेस होती है हमारी रेडियस की। ठीक है, तो डिस्टल रीजन में
जब डिस्टल रीजन में आके हमारी जो रेडियस की शाफ्ट है वो फैलती है, एक्सपैंड होती है, तो एक रेक्टेंगुलर एंड बनाती है। और यही रेक्टेंगुलर एंड का जो बाहर की तरफ का हिस्सा है वो एक बोनी प्रोजेक्शन, उभरा हुआ हड्डी का हिस्सा बनाता है, जिसको हम स्टेलॉइड प्रोसेस कहते हैं। अब डिस्टल रेडियस के हिस्से में एक मीडियल सरफेस होती है जो कॉनकेव होती है। ठीक है, ये जो कॉनकेव हिस्सा है इसे हम अल्नर नॉच कहते हैं। ठीक है, और यही अल्नर नॉच आर्टिकुलेट करती है हमारे अल्ना के हेड के साथ। क्या बनाती है? और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ये देखिए, एक साइड लेटरल साइड में तो स्टेलॉइड प्रोसेस थी निकली हुई, मीडियल साइड में मीडियल सरफेस पे अल्नर नॉच है। अल्नर नॉच कैसी होती है? कॉनकेव, यानी कि उसमें एक गहरा हुआ हिस्सा होता है, थोड़ा सा जैसे कटोरी शेप का हिस्सा होता है, तो उसको हम कहते हैं अल्नर नॉच। अल्नर नॉच हमारे अल्ना के हेड के साथ आर्टिकुलेट होता है और बनाता है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो दोनों ही सरफेस, लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस, दोनों ही अलग अलग तरीकों से अपना काम करती हैं। जो डिस्टल सरफेस होती है रेडियस की, उसमें दो फैसेट होते हैं। ठीक है, डिस्टल सरफेस जब आई हमारे रेडियस की आखिरी सरफेस जो आई डिस्टल वाली, उसमें दो फैसेट होते हैं जो कि आर्टिकुलेट करते हैं हमारी कार्पल बोन के साथ। कार्पल बोन हमारे हाथ में रहने वाली चार हड्डियां होती हैं। ये दोनों फैसेट, उन चारों में से दो हड्डी होती हैं, स्केफॉइड और ल्यूनेट। स्केफॉइड और ल्यूनेट के साथ ये दोनों फैसेट आर्टिकुलेट होते हैं और बनाते हैं रिस्ट जॉइंट, यानी कि कलाई का जॉइंट। ये देखिए, ये एक फैसेट, ये दूसरा फैसेट। पहला वाला फैसेट जो है ये आर्टिकुलेट होता है स्केफॉइड के साथ, दूसरा वाला जो फैसेट है ये आर्टिकुलेट होता है ल्यूनेट के साथ। तो ये दोनों जो फैसेट हैं डिस्टल सरफेस में, ये आर्टिकुलेट करते हैं हमारी स्केफॉइड और ल्यूनेट बोन के साथ और बनाते हैं कलाई का जॉइंट। तो इस तरीके से हमारा डिस्टल रीजन होता है रेडियस का, जो कि हमारी कलाई बनाता है। इसमें स्टेलॉइड प्रोसेस होती है, अल्नर नॉच होती है ताकि डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बन सके, और इसके डिस्टल सरफेस पे यानी कि नीचे की तरफ की सरफेस पे दो फैसेट होते हैं जो कि आर्टिकुलेट करते हैं हमारे स्केफॉइड और ल्यूनेट कार्पल बोन के साथ, ताकि हमारी कलाई का जॉइंट बन सके।
अब आते हैं हमारे रेडियस के कुछ आर्टिकुलेट करने वाली सरफेसेस। ठीक है, रेडियस हमारे फोराम में रहने वाली एक लंबी हड्डी है। ठीक है, रेडियस फोराम की लॉन्ग बोन है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, एकदम पैरेलल है हमारे अल्ना के। ठीक है, लेटरल साइड में प्रेजेंट है फोराम के और एकदम पैरेलल है अल्ना के। दूसरे नंबर की बोन होती है फोराम की, पहले नंबर पे अल्ना है, दूसरे नंबर पे रेडियस है और दोनों एकदम पैरेलल रहती हैं। रेडियस जो होती है वो घूमी हुई रहती है अल्ना के साथ। ठीक है, ताकि आसानी से हमारे फोराम में मूवमेंट पैदा कर सके। डिस्टल साइड से भी और प्रॉक्सिमल से भी, यानी कि कोहनी के साइड से भी और कलाई के साइड से भी, ये दोनों रेडियस और अल्ना जो हैं आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। डिस्टल और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बनाती हैं, जैसे कि हमने अभी देखा ही प्रॉक्सिमल साइड में प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बनाया था, डिस्टल एंड में डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बनाया था। तो ये दोनों बोन ही आपस में पायोवेट रहती हैं, घूमी हुई रहती हैं, ताकि आसानी से ये जॉइंट बना सके, प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, और हमें आसानी से हाथों का मूवमेंट करवा सके, आसानी से हम अपने हाथों का घुमा सके, काम कर सके। चूंकि हमारी कलाइयां घूम सकती हैं, इसलिए हम 3 डिग्री पे मूवमेंट कर लेते हैं, यानी कि 3 प्लेन जो कि एक्स वाई जेड, इन तीनों प्लेन पे हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल है। इसका रीजन यही है कि हमारी जो बोन्स हैं वो इस तरीके से अरेंज है कि वो आपस में घूम के भी मोशन प्रोड्यूस करती हैं। तो रेडियस जो होती है वो 4 जगह पे आर्टिकुलेट करती है। ठीक है, रेडियस बोन 4 जगह आर्टिकुलेट करती है। सबसे पहला है एल्बो जॉइंट। ठीक है, आधा हिस्सा जो है हमारे एल्बो जॉइंट का वो आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ रेडियस से और कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस से। ये देखिए, ये जो हेड है रेडियस का ये, और ह्यूमरस का कैपिटुलम, ये दोनों आधा हिस्सा बनाते हैं हमारे एल्बो जॉइंट का। ठीक है, तो सबसे पहला जो रेडियस का आर्टिकुलेशन होता है वो बनाता है एल्बो जॉइंट। हेड ऑफ रेडियस और कैपिटुलम मिलके बनाते हैं आधा हिस्सा एल्बो जॉइंट का। फिर दूसरा हिस्सा है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। ये आर्टिकुलेशन है किस किस के बीच का? सबसे पहले तो रेडियल हेड और रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। जो हमारी रेडियस का हेड है
और रेडियल नॉच है जो अल्ना पे, उनके बीच का आर्टिकुलेशन है ये। देखिए, ये हमारी रेडियस का हेड और ये हमारी अल्ना का नॉच। तो यहाँ ऊपर की तरफ बनता है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो आधा हिस्सा पहला आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ रेडियस और ह्यूमरस का कैपिटुलम, और आधा एल्बो जॉइंट बनता है। दूसरा आर्टिकुलेशन है हमारा रेडियस का हेड और प्रॉक्सिमल अल्नर नॉच, ये बनाती है प्रॉक्सिमल अल्नर जॉइंट। ठीक है, एल्बो जॉइंट और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो दो जॉइंट बनते हैं पहले आर्टिकुलेशन में। फिर तीसरा आर्टिकुलेशन होता है हमारे रेडियस का डिस्टल एंड, ठीक है, और कार्पल बोन। मैं आपको बोल रही थी कि हमारे हाथों में 8 कार्पस बोन होती हैं। ये रही वो, ये देखिए, ल्यूनेट और स्केफॉइड, इन दोनों के साथ हमारी रेडियस आर्टिकुलेट करती है। ठीक है, और इन दोनों के साथ ही आर्टिकुलेट करके हमारी रेडियस रिस्ट जॉइंट बनाती है। तो रेडियस का डिस्टल एंड आर्टिकुलेट करता है ल्यूनेट और स्केफॉइड। ये लोअर यानी कि नीचे की तरफ की रो होती है। ये 8 बोन होती है। सबसे पहला आता है, ये देखिए, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैमेट, ल्यूनेट, ये है पिसीफॉर्म, ट्रिकीट्रियम, ये देखिए ये छोटी सी होती है ट्रिकीट्रियम, फिर ल्यूनेट और स्केफॉइड। ये 8 बोन जो होती हैं, इनमें से स्केफॉइड और ल्यूनेट हमारी डिस्टल एंड जो है रेडियस का, उसके साथ आर्टिकुलेट होके रिस्ट जॉइंट बनाती हैं। अब सबसे आखिरी आर्टिकुलेशन होता है हमारे डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का। ठीक है, ये आर्टिकुलेशन है अल्नर नॉच और हेड ऑफ ह्यूमरस का। ठीक है, तो ये जो आर्टिकुलेशन है हमारा, ये अल्ना की नॉच और हेड ऑफ अल्ना के बीच का आर्टिकुलेशन है, जो कि बनाता है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो इस तरीके से 4 आर्टिकुलेशन होते हैं हमारे रेडियस में। एल्बो जॉइंट,
प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो 4 तरीके के आर्टिकुलेशन। अब बात करते हैं फ्रैक्चर की, कि फ्रैक्चर क्या होता है। तो फ्रैक्चर फ्रैक्चर यानी कि हमारी हड्डियों की जो लंबाई है, जो लेंथ है, अगर वो बीच में से कम हो जाए तो उसे कहते हैं फ्रैक्चर। अगर बीच में से बोन टूट जाए, साथ में स्किन भी चली जाए, तो उसे हम कहते हैं ओपन फ्रैक्चर या कंपोनेंट फ्रैक्चर। और अगर सिर्फ हड्डी टूटे, स्किन ना जाए, तो उसे कहते हैं क्लोज फ्रैक्चर। तो ओपन और क्लोज 2 तरीके के फ्रैक्चर होते हैं। हड्डी का अपनी लंबाई में से कम हो जाना, टूट जाना, उसे कहते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने का जो प्रमुख कारण है वो या तो कार एक्सीडेंट, ऊंचाई से गिरना, कोई स्पोर्ट्स इंजरी होना, या बोन की डेंसिटी कम होना, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस होना, या बोन की कमजोरी होना। ये सब कुछ कारण हैं जिनके कारणों से हमारे फ्रैक्चर होते हैं। बेसिकली 5 तरीके के कॉमन फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं हर जगह, जैसे कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, यानी कि एक सीधी लाइन में बोन बीच में से टूट जाए, तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। दबाव पड़े और इस तरीके से क्रैक आ जाए, उसे कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। तिरछे में बोन इस तरीके से टूट जाए, तो उसे कहते हैं ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट या ऑब्लिक फ्रैक्चर। अगर मुलायम लकड़ी की तरह बोन टूट जाए, अक्सर ये जो फ्रैक्चर है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो मुलायम होती हैं। तो अगर आसानी से टूट जाए हड्डियां, आसानी से ब्रेक हो जाए, हरी लकड़ी की तरह, जब हम हरी लकड़ी को तोड़ते हैं तो वो आधा हिस्सा चिपका रहता है और आधा टूट जाता है। तो जब इस तरीके की कंडीशन हो कि आधा हिस्सा टूट जाए, आधा हिस्सा जुड़ा रहे, तो उसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। फिर आता है कम्युनिटेट फ्रैक्चर, यानी कि हड्डी के बहुत सारे टुकड़े हो जाएं, अलग अलग टुकड़ों में हड्डी बट जाए, तो उसे कहते हैं कम्युनिटेट फ्रैक्चर। ठीक है। तो फ्रैक्चर यानी कि बोन की अपनी लंबाई में से अगर टूट जाना, कम हो जाना, उसे कहते हैं फ्रैक्चर। 2 तरीके के होते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन में अगर स्किन साथ में टूट जाए या पंचर हो जाए या ब्रेक हो जाए, तो उसे कहते हैं हम ओपन फ्रैक्चर। और सिर्फ हड्डी टूटे तो उसे कहते हैं हम क्लोज फ्रैक्चर। तो ये होता है हमारा फ्रैक्चर।
अब हम बात करते हैं कोलीज फ्रैक्चर के बारे में कि कोलीज फ्रैक्चर क्या होता है। तो हमने रेडियस के बारे में तो जान लिया है, हमने फ्रैक्चर के बारे में भी जान लिया। अब हम बात करते हैं कोलीज फ्रैक्चर कि कोलीज फ्रैक्चर कैसे रेडियस में होता है। तो कोलीज फ्रैक्चर यानी कि कंप्लीट फ्रैक्चर होना रेडियस बोन का, जो कि हमारे फोरआर्म की बोन है, हमारे कलाई के बहुत करीब है, हमारी कलाई के जस्ट पास में ही रहती है, तो उसे हम कहते हैं कोलीज फ्रैक्चर। कोलीज फ्रैक्चर में रेडियस पीछे की तरफ चली जाती है, यानी कि पोस्टीरियर साइड में, ठीक है, पीछे की तरफ वो खिसक जाती है। तो जब रेडियस में कोलीज फ्रैक्चर होता है तो हमारी रेडियस उस फ्रैक्चर के कारण पीछे की तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाती है, जो कि एक तरीके की डिफॉर्मिटी भी होती है, ठीक है। इसे हम कॉमनली ब्रोकन रिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो कोलीज फ्रैक्चर में हमारी जो बोन है रेडियस वो पीछे की तरफ खिसक जाती है। वैसे देखा जाए तो जो डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर होता है, इसमें ऐसा भी माना जाता है कि फ्रैक्चर उसकी लोकेशन पे ही होता है, वो डिस्प्लेस्ड नहीं होती। पर कुछ लोगों का मानना है कि उसमें पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो अगर हमारी रेडियस के डिस्टल एंड में फ्रैक्चर होता है तो उसे हम कहते हैं कोलीज फ्रैक्चर या ब्रोकन रिस्ट। तो कोलीज फ्रैक्चर होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि आप अपने आउट स्ट्रेच हैंड के बल गिर जाएं, यानी कि हाथ आपका बाहर की तरफ हो और आप हाथ के बल गिर जाएं, ठीक है। इस तरीके से देखिए, आपका हाथ इस पोजीशन में है और आप इस हाथ के बल ऐसे पोजीशन में गिर जाए तो रेडियस का डिस्टल एंड, हाथ ध्यान रखना है, हाथ बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। बाहर की तरफ हाथ होगा और रेडियस पे फोर्स के बल आप गिरेंगे तभी कोलीज फ्रैक्चर होगा, ठीक है। तो अगर आप आपके आउट स्ट्रेच हैंड के बल गिर जाते हैं हाथ के ऊपर ही तो होता है आपका कोलीज का फ्रैक्चर। और यूजुअली ये डॉर्सल या रेडियल डिस्प्लेसमेंट के साथ एसोसिएट करता है। डॉर्सल यानी कि पीछे की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जो डिस्टल साइड के रेडियस के जो हिस्से होते हैं उनमें भी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब डिस्टल साइड में डिस्टल अल्नर आर्टिकुलेशन भी था जो कि हमने अभी देखा, ठीक है। तो उसमें भी बदलाव आ जाता है। अगर डिस्टल साइड का जब कोलीज फ्रैक्चर होगा तो वो डिस्टल साइड में ही है, तो इसी कारण से जो हमारा रेडियल अल्ना का आर्टिकुलेशन है डिस्टल एंड में उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है। कभी कभार अल्ना की जो स्टिलॉइड प्रोसेस है, अल्नर स्टिलॉइड प्रोसेस, वो भी साथ में फ्रैक्चर हो जाती है। ये कभी कभार पॉसिबल होता है, हमेशा नहीं होता है, क्योंकि कोलीज फ्रैक्चर में हमारा हाथ बाहर की तरफ रहता है। तो जब फोर्स पड़ता है एकदम से, भारीपन आता है हाथ में एकदम से, हम उसके बल गिर जाते हैं, और तो अक्सर ये पॉसिबिलिटी देखी गई है
कि अल्ना की स्टेलॉइड प्रोसेस का भी इसके साथ में फ्रैक्चर हो जाता है। तो कोलीज फ्रैक्चर होता है कि हमारी जो रेडियस है उसके डिस्टल एंड जो है, नीचे का जो हिस्सा है कलाई के पास वाला, उसमें अगर फ्रैक्चर हो जाए, हम हाथ के बल गिर जाए, हाथ कैसा हो, बाहर की तरफ हो, उसके बल अगर हम गिर जाए तो हमारा कोलीज फ्रैक्चर होता है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जब भी आप हाथ के बल गिरेंगे तो आपको रिस्क है कोलीज फ्रैक्चर होने का। यहाँ पे डिस्टल एंड पे, यहाँ पे रेडियस के पास देखिए, ये कोलीज फ्रैक्चर होता है। ठीक है, जो डिस्टल फ्रैगमेंट है और जो फ्रैक्चर है, जब इनका आपस में मिक्सचर हो जाता है तब कुछ जॉइंट सरफेस पे ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है कि जो डिस्टल फ्रैगमेंट है उसके साथ में फ्रैक्चर हो जाए। तो जो कोलिस फ्रैक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉमन है और ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी है आउट पेशेंट फ्रैक्चर्स के लिए, क्योंकि ये रिस्ट के काफी करीब होता है। तो ये काफी चैलेंजिंग भी होता है कोलिस फ्रैक्चर। ये एक तरीके का लीनियर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। अभी हमने फ्रैक्चर के टाइप देखे ही थे, ठीक है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर। तो कोलिस फ्रैक्चर में ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है डिस्टल रेडियस का, जो कि 20 से 25 mm पास की तरफ होता है हमारे डिस्टल फ्रैगमेंट के, डॉर्सल एंगुलेशन के डिस्टल फ्रैगमेंट जो है उसके 20 से 35 mm पास में होता है कोलिस फ्रैक्चर। कोलिस फ्रैक्चर एक तरीके का ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। अब हम देखेंगे कोलिस फ्रैक्चर का क्लासिफिकेशन। किन किन हिसाब से, किन किन भागों से कोलिस फ्रैक्चर का क्लासिफिकेशन हुआ है, अब हम इसको देखते हैं। तो गोस्टा फ्राइकमैन ने ये बताया कि अलग अलग फॉर्म होते हैं कोलिस फ्रैक्चर के, अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं कोलिस फ्रैक्चर के। 8 अलग प्रकार होते हैं कोलिस फ्रैक्चर के, जो कि बेस्ड हैं एक्स्ट्रा और इंट्रा आर्टिकुलेशन नेचर पे, यानी कि बाहरी और अंदर की तरफ से जो आर्टिकुलेशन है हमारी रेडियस का, क्योंकि इसमें 4 आर्टिकुलेशन है, एल्बो, रिस्ट, प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो उन्हीं आर्टिकुलेशन के नेचर के आधार पे
गोस्टा फ्रैक्टमैन ने 8 अलग अलग तरीकों से इसका क्लासिफिकेशन बांटा है, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप है इसका, वो है ट्रांसवर्स मेटाफाइजियल फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स मेटाफाइजियल फ्रैक्चर में कोलीज और स्मिथ दोनों ही फ्रैक्चर होते हैं। अब स्मिथ फ्रैक्चर क्या होता है? ये रिवर्स कोलीज फ्रैक्चर है, यानी कि जो एंड पार्ट है हमारी बोन का, वहां पे फ्रैक्चर होना, रेडियस भी उधर ही फ्रैक्चर होता है, बट रेडियस में हमारे कोलीज में क्या होता है, हाथ हमारा बाहर की तरफ है। जब हमारा हाथ अंदर की तरफ हो और तब रेडियस में फ्रैक्चर हो, तो उसे हम स्मिथ फ्रैक्चर कहते हैं। तो टाइप 1, जिसमें ट्रांसवर्स मेटाफाइजियल फ्रैक्चर है, इसमें कोलीज और स्मिथ दोनों का ही फ्रैक्चर होता है, दोनों ही तरीके का फ्रैक्चर होता है। ये देखिए, ये टाइप 1, ये पूरी हड्डी टूट गई, ठीक है, दोनों तरफ से, अंदर तरफ से भी बाहर तरफ से भी। तो टाइप 1 में हमारा कोलीज और स्मिथ दोनों तरीके का फ्रैक्चर होता है। फिर आता है टाइप 2। टाइप 2 में टाइप 1 और अल्नर स्टेलॉइड फ्रैक्चर भी होता है, यानी कि जो हमारी अल्ना की स्टेलॉइड प्रोसेस है, उसमें भी फ्रैक्चर हो जाता है। ये देखिए, टाइप 1 फ्रैक्चर साथ में अल्ना की स्टेलॉइड प्रोसेस, अल्नर स्टेलॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो टाइप 2 क्लासिफिकेशन में टाइप 1 प्लस हमारी अल्ना की स्टेलॉइड प्रोसेस का भी फ्रैक्चर। अब टाइप 3 फ्रैक्चर में हमारा रेडियो कार्पल ज्वाइंट जुड़ता है। रेडियो कार्पल ज्वाइंट यानी कि बार्टन और रिवर्स बार्टन फ्रैक्चर और चौफूर फ्रैक्चर, ठीक है। अब बार्टन फ्रैक्चर क्या होता है? बार्टन फ्रैक्चर होता है कि हमारी रेडियस का फ्रैक्चर भी हो, साथ ही साथ जो हमारा रिस्ट जॉइंट है उसका डिसलोकेशन भी हो, ठीक है। रेडियस का फ्रैक्चर भी, डिस्टल एंड का फ्रैक्चर और रिस्ट का डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ में हो, तो वो होता है बार्टन फ्रैक्चर। बार्टन फ्रैक्चर के बाद आता है रिवर्स बार्टन फ्रैक्चर। इसमें जो आर्टिकुलर है फ्रैक्चर का डिस्टल रेडियस के साथ, उसका डिसलोकेशन हो जाता है, बाकी कुछ हिस्सा जुड़ा रहता है, कुछ डिसलोकेट हो जाता है। तो रिवर्स बार्टन फ्रैक्चर, कफूर फ्रैक्चर इज, यानी कि इसमें जो हमारी रेडियल की स्टेलॉइड प्रोसेस है उसमें ऑब्लिक फ्रैक्चर हो जाए। ऑब्लिक फ्रैक्चर हमने देखा ही था कि तिरछा फ्रैक्चर जब होता है तो उसे हम ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। तो बार्टन फ्रैक्चर, रिवर्स बार्टन फ्रैक्चर और कफूर फ्रैक्चर जब होता है, वो टाइप 3 क्लासिफिकेशन होता है।
ये देखिए ये टाइप 3 फ्रैक्चर, बार्टन फ्रैक्चर भी, रिवर्स बार्टन फ्रैक्चर भी, और साथ ही साथ कॉफूर फ्रैक्चर भी। ठीक है। टाइप 4, टाइप 4 में टाइप 3 प्लस अल्नर स्टेलॉइड फ्रैक्चर साथ में, यानी कि टाइप 3 फ्रैक्चर प्लस अल्नर स्टेलॉइड फ्रैक्चर साथ में, तो ये टाइप 4 होता है। टाइप 5 क्लासिफिकेशन में ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हमने देखा ही था कि एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है। ये देखिए जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है इसमें ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो जाना। ठीक है। टाइप 6 हो गया। टाइप 6 अब आता है टाइप 7। इसमें कम्युनिटेड फ्रैक्चर जिसमें रेडियो कार्पल और रेडियो अल्नर जॉइंट दोनों ही इन्वॉल्व हो। कम्युनिटेड मतलब अलग अलग हिस्सों में टुकड़े हो गए हैं। ये देखिए अलग अलग हिस्सों में जब पूरी बोन बढ़ जाती है तो वो होती है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इसमें हमारा रेडियो अल्नर और रेडियो कार्पल दोनों ही जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों में ही अलग अलग हिस्से मतलब टुकड़े हो जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो वो हमारा टाइप 7 होता है। टाइप 8 में टाइप 7 प्लस अल्ना की स्टेलॉइड फ्रैक्चर भी, यानी कि अल्ना का स्टेलॉइड फ्रैक्चर। ये देखिए ये रहा टाइप 7, यानी कि पूरा अलग अलग फ्रेगमेंट में हो जाना। कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो गया, पूरा छोटे छोटे टुकड़े हो गए बोन के, और उसके साथ में अल्ना की स्टेलॉइड प्रोसेस का भी फ्रैक्चर। तो इस तरीके से हमारे 8 क्लासिफिकेशन है रेडियस फ्रैक्चर के। ठीक है, जिसमें किसी में हमारी रेडियस सिंगल ब्रेक हो रही है, किसी में अल्ना की स्टेलॉइड प्रोसेस भी है, किसी में ट्रांसवर्स में फ्रैक्चर हो रहा है, किसी में ऑब्लिक हो रहा है। तो इस तरीके से उसके आर्टिकुलेशन के आधार पे ही इसका क्लासिफिकेशन बनाया गया है फ्रैक्चर का। तो हमारे पूरे 8 क्लासिफिकेशन होते हैं अल्ना के फ्रैक्चर के होने के। अब आते हैं इसके कारण, किन किन कारणों से हमारी अल्ना का फ्रैक्चर होता है, रेडियस का फ्रैक्चर। अब हम ये देखते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि ये जो फ्रैक्चर होते हैं ये ज्यादातर यंग अडल्ट्स में होते हैं और एल्डरली में होते हैं और सबसे ज्यादा महिलाओं में होते हैं। आदमियों में कम देखने को मिलते हैं। और खास करके ऐसे लोग जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी कि जिनकी जो हड्डियां हैं उसके अंदर जो हमारा एयर सैक होता है, जो छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनमें वो बहुत बड़े बड़े होते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये हेल्दी बोन है, इसमें देखिए इस मीडियम साइज के छोटे छोटे छेद होते हैं। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है उनके छेद जो होते हैं ऐसे से बड़े हो जाते हैं हड्डियों के। तो जिन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है उनमें भी कारण होता है रेडियस फ्रैक्चर का। तो अक्सर ये यंग अडल्ट्स में और एल्डरली लोगों में देखने को मिलता है। महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है, पुरुषों से ज्यादा। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है उनमें ये देखने को मिलता है।
और कोलिस फ्रैक्चर जो है सबसे कॉमन टाइप का डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर है, जो कि सभी अडल्ट एज ग्रुप में देखने को मिलता है। खास करके स्पोर्ट्स के लोगों में ये अलग ही तरीके से देखने को मिलता है, कोलिस फ्रैक्चर। तो हमारा जो कोलिस फ्रैक्चर है वो कॉमन है ऐसे पेशेंट्स में जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये महिलाओं में देखने को मिलता है। बहुत सिंपली सिर्फ गिरने से, और उस टाइम हाथ अगर आउट स्ट्रेच है और वो उसी तरीके से हाथ पे गिर गए, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हाथ जो है वो बाहर की तरफ है। तो जब हम इस तरीके से गिरते हैं तो हमारा जो हाथ है वो ऊपर की तरफ उठता है, तो इस जगह पे पूरा प्रेशर पड़ता है रेडियस पे। तो अगर इस तरीके से गिरते हैं हाथ के बल कि एक फोर्स लगे पूरा कलाई पे, तब कोलिस फ्रैक्चर होता है। खासकर ऑस्टियोपोरोसिस के लोगों में देखने को मिलता है और महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जो रिलेशनशिप है कोलिस फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो ऐसे ओल्डर मेल होते हैं, जो ओल्डर मेल पेशेंट होते हैं जिनमें कोलिस फ्रैक्चर की हुआ हो, जब आप उनमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की, तो उन्हें हिप फ्रैक्चर के भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जब हड्डियों के बीच के जो छोटे छोटे छेद हैं, अगर वो बड़े होने लगेंगे तो हड्डियों में डेंसिटी नहीं बचेगी, लचीलापन नहीं बचेगा, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, कमजोर होने लगेंगी। हिप एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हमारे बॉडी का बहुत ज्यादा वेट होता है, तो सबसे पहले हिप फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है। फिर उसके बाद कोलिस फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर वो जरा सा भी गिरेंगे, खुद को बचाने के लिए ही गिरेंगे, तो जब वो हाथ के बल गिरेंगे तो उन्हें चांस होता है कोलिस फ्रैक्चर होने का। तो ऑस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट हैं उनमें हमेशा अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में सबसे ज्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं कि वो एकदम फ्रेजिलिटी वाला फ्रैक्चर हो जाए उन्हें, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग हो जाए बोन। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड पार्ट जो है इसके ट्रीटमेंट का वो बताना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे लोग इसके बारे में अवेयर होते जाएंगे तो जो चांसेस हैं फ्रैक्चर के वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस की अवेयरनेस से ही हम इसको रोक सकते हैं। जो यंगर पेशेंट होते हैं जिनकी बोन भी स्ट्रांग है, उनमें जो फ्रैक्चर होने का कारण होता है वो होता है उनकी एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी से, जितने ज्यादा फोर्स से जब कोई गिरेगा
अपने आउट स्ट्रेच हैंड के ऊपर उतनी ही स्ट्रॉन्ग होने के, फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। जो यंगर पेशेंट होते हैं जिनमें कोलीस फ्रैक्चर होता है, उनमें या तो कोई हाई इंटेंसिटी या हाई इम्पैक्ट का ट्रॉमा हुआ हो, किसी ऊंचाई से गिर गए हों, जैसे कि खेलते समय, स्काइकिंग करते समय, हॉर्स राइडिंग के टाइम पे, गाड़ी चलाते समय रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हो, हाइट से गिर गए हो, तो ऐसे कारणों से यंगर पेशेंट जो होते हैं उनमें चांसेस होते हैं कोलीस फ्रैक्चर होने के, क्योंकि यंगर पेशेंट की बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं। तो कोलीस फ्रैक्चर होने के लिए यंगर पेशेंट्स में स्ट्रॉन्ग एनर्जी का ही फोर्स लगेगा, तभी फ्रैक्चर हो पाएगा, जो कि कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स जो होते हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलता है, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। तो इस तरीके से कुछ कारण है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, स्पोर्ट्स, ऊंचाई से गिरने पे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिनसे हमारा कोलीस का फ्रैक्चर होता है। अब हम देखेंगे इसके लक्षण, कि किस तरीके के लक्षण कोलीस फ्रैक्चर में देखने को मिलते हैं। सबसे कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है, सबसे कॉमन देखने को जो मिलता है इसमें, वो होता है डिनर फॉग डिफॉर्मिटी। ये देखिए इस तरीके से, जैसे हमारी ये डिनर फॉग होती है, इस तरीके से हमारा रेडियस हो जाता है। तो सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी डिनर फॉग डिफॉर्मिटी, जिसमें जो डिस्टल फ्रैक्चर होता है रेडियस का, उसमें पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है डिस्टल फ्रेगमेंट का। यानी कि जब डिस्टल फ्रैक्चर हुआ तो पीछे की तरफ, ये देखिए ऐसे नीचे की तरफ आ गई है रेडियस। तो जैसी रेडियस नीचे की तरफ आती है, तो जो हमारा फोरआर्म है वो भी पोस्टीरियरली एक एंगल बना लेता है, जस्ट हमारी कलाई के पास। ये देखिए, जैसे ही यहाँ पे पोस्टीरियर तरफ से, जैसे यहाँ पे डिस्टल में रेडियस का फ्रैक्चर हुआ, रेडियस नीचे की तरफ खिंच गई, और हमारी जो कलाई है वो ऐसे एंगल बना ली उसने, वो ऊपर हो गई और रेडियस नीचे हो गई। तो देखिए ऐसे डिनर फॉग का शेप बन गया है। इसका शेप ही डिनर फॉग जैसा होता है, इसलिए इसे डिनर फॉग डिफॉर्मिटी कहते हैं। अगर हाथ जो है पेशेंट का वो एक नॉर्मल फॉरवर्ड आर्च बना लेता है, तो उस कारण से धीरे धीरे पेशेंट की फोरआर्म और हैंड भी कर्व में आने लगते हैं, वो भी मुड़ने लगते हैं। तो जैसे ही हमारी कलाई ने ऊपर की तरफ एक उभरा हुआ हिस्सा बना लिया, तो तुरंत हमारा फोरआर्म और हैंड भी कर्व बना लेता है, वो भी डिफॉर्मिटी में चला जाता है। तो जो सबसे पहला लक्षण देखने को मिलता है वो होता है डिनर फॉग डिफॉर्मिटी। पेशेंट के पास हिस्ट्री होती है कि वो अपने हाथों के बल गिर गया था, और हाथ कैसे थे, फॉरवर्ड थे, ठीक है, बाहर की तरफ आउट स्ट्रेच थे हैंड, और वो आउट स्ट्रेच के साथ ही गिर गया था। ठीक है, साथ ही उसके डॉर्सल में रिस्ट पेन, ठीक है, डॉर्सल साइड यानी कि हमारा आगे की तरफ। ठीक है, तो डॉर्सल पेन यानी कि हमारे हाथ में पीछे की तरफ दर्द रहेगा, आउट स्ट्रेच हैंड पे वो गिर जाएगा,
और डिनरफॉग डिफॉर्मिटी रहेगी, हिस्ट्री रहेगी पेशेंट की कि वो गिर गया था। इस तरीके के लक्षण उसमें हमें देखने को मिलेंगे। फिर अगला आता है कि हाथ में सूजन रहेगी। ठीक है, पूरी कलाई में सूजन रहेगी। जो एंगुलेशन है डिस्टल रेडियस का वो बढ़ा हुआ रहेगा। जो एवरेज नॉर्मल रेडिएशन का एंगुलेशन रहता है वो ऐसे 23 डिग्री का रहता है, बट कोलीस फ्रैक्चर के पेशेंट का ये जो इंक्लिनेशन है वो बढ़ा हुआ रहता है। किसी भी सामान को पकड़ने में दिक्कत होगी। जब भी पेशेंट कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ना चाहेगा तो उसे दिक्कत होगी, तो किसी भी सामान को पकड़ने में उन्हें दिक्कत होगी। तो जो कॉमन लक्षण दिखाई देंगे जो कि हर एक तरीके के फ्रैक्चर में हमें देखने को मिलते हैं, वो होता है दर्द, सुन्नपन, जकड़न, हल्का नीलापन और डिफॉर्मिटी, यानी कि डिनर फॉग डिफॉर्मिटी। तो दर्द, सुन्नपन, जकड़न, नीलापन और रिस्ट की डिफॉर्मिटी इसके खास लक्षण उसमें देखने को हमें मिलेंगे। अब बात आती है कॉम्प्लिकेशंस की, कि किस तरीके के कॉम्प्लिकेशन हमें फ्रैक्चर के बाद देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला है माल यूनियन। माल यूनियन यानी कि फ्रैक्चर जो है वो हील नहीं हो पाया है सही तरीके से। हर एक चीज बॉडी में नॉर्मल स्ट्रक्चर में है, अगर वो उससे टेढ़े होकर जुड़ जाएगी, ये देखिए ये सीधी है, अगर वो इस तरीके से टेढ़े में जुड़ जाएगी, इस तरीके से टेढ़े में जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो गलत तरीके से जुड़ गई, गलत एंगल में जुड़ गई, जिस कारण से उसे हम कहते हैं माल यूनियन। इसके होने के कारण होते हैं कि फ्रैक्चर के बाद अगर हम जल्दी मूवमेंट कर लें, ठीक है, जल्दी कलाई घुमा लें, या हमारे बोन की डेंसिटी कम है, तो ऐसे लोगों में ज्यादातर ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। माल यूनियन के कारण क्या होता है कि या तो बेड पोजीशन में आ जाता है, रोटेट करने में, ट्विस्ट करने में बेड पोजीशन हो गई हो या बैंड हो गया हो, और एक हाथ दूसरे हाथ से छोटा दिखने लगता है। तो माल यूनियन जैसे कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है परसिस्टेंट ट्रांसलेशन रहता है कार्पस का। अल्नर का जो ट्रांसलेशन है कार्पस के ऊपर, यानी कि जो कार्पल बोन है, ठीक है,
उसमें हमारी रिस्ट क्या होती है, उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाती है, बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं रिस्ट में जो कि अपनी पोजीशन से चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है रेडियस फ्रैक्चर के पेशेंट में कि जो कार्पस पे जो ट्रांसलेशन होता है वो चेंज हो जाता है। इसका कारण या तो अर्थराइटिस हो या तो फ्रैक्चर हो गया हो या फुटबॉल से या फिर हाइट से गिरने से एकदम से बहुत तेज धमस लग गई हो। तो इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेशन है वो हमारे कार्पस ट्रांसलेशन में देखने को मिलते हैं। हमारी रेडियस छोटी हो जाती है, किसी किसी में जब बोन जुड़ती है, अगर माल यूनियन बन गया तो रेडियस छोटी हो जाती है। कलाई में और फोरआर्म की मसल्स में जकड़न। ठीक है, साथ ही साथ कार्पल टनल सिंड्रोम भी देखने को मिलता है क्योंकि मीडियन नर्व जो है वो हमारे रेडियस के पास में है, तो उस कारण से कार्पल टनल सिंड्रोम आसानी से देखने को मिलता है। सूडेक एट्रोफी देखने को मिलती है, इस तरीके से बोन ऐसे कॉनकेव हो जाती है, कटोरी की गहराई जैसा ऐसा शेप में जुड़ जाती है, तो उसे सूडेक एट्रोफी कहते हैं। तो ये कंडीशन भी देखने को मिलती है। रेडियल कंप्रेशन न्यूरोपैथी, रेडियल नर्व पे कंप्रेशन पड़ने लगता है, तो उसके कारण से रेडियल कंप्रेशन न्यूरोपैथी भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन हमें इसमें देखने को मिलते हैं, या तो रेडियस छोटी जुड़ जाएगी, कमजोरी रहेगी रिस्ट में और फोरआर्म में, कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा, सूडोइक एट्रोफी, या फिर अल्ना और रेडियल कंप्रेशन न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि स्टिफनेस बनी रहे, ठीक है, जलन या डिसेबिलिटी। स्टिफनेस, दर्द, जलन अफेक्टेड एरिया में जनरली देखने को मिलता है। अगर कास्ट रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि जो प्लास्टर कास्ट चढ़ता है उसको हटा दिया जाए, उसके बावजूद भी जकड़न, दर्द, बर्निंग सेंसेशन ये देखने को मिलते हैं प्लास्टर कास्ट हटाने के बाद और सर्जरी के बाद भी। कुछ लोगों में हमेशा के लिए जकड़न और दर्द भी देखने को मिलता है, इसलिए पेशेंट की रिकवरी काफी जरूरी होती है। फिजिकल थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के मदद से पेशेंट का रिहैबिलिटेशन लाना काफी जरूरी होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, फ्रैक्चर अगर एक्सटेंड हो जाता है जॉइंट में, तो उसके कारण अर्थराइटिस हो जाता है कुछ सालों बाद। ऐसा कई लोगों में देखने को मिलता है कि फ्रैक्चर होने के कुछ सालों बाद उनमें अर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। अगर जो कलाई है वो बार बार हर्ट हो रही है, सूज रही है कुछ ब्रेक के बाद, तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। नर्व और ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो जाती हैं। बार बार अगर ट्रॉमा आता है, रिस्ट पे इंजरी पड़ती है या फिर फ्रैक्चर के टाइम पे ही नर्व पे कंप्रेशन चला गया है हड्डी का, तो उससे भी नर्व या ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, जिस कारण से नमनेस और सर्कुलेशन की दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं रेडियस के फ्रैक्चर में देखने को मिलते हैं। अब इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। ऐसे स्पोर्ट्स काफी सारे हैं जिसमें
ये रिस्क होता है कि हमारा रेडियस का फ्रैक्चर हो। काफी सारी ऐसी डिसीज है जिसमें बोन जो होती है वो पतली हो जाती है, तो उनमें भी चांसेस होते हैं। जिनमें ऐसी बोन डेंसिटी कम होने वाली डिसीज है उनमें चांसेस होते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया जैसे, ऐसे लोगों में चांसेस होते हैं, रिस्क होते हैं रेडियस के फ्रैक्चर के। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में देखें तो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स जो होते हैं जैसे कि हमारा फुटबॉल, सोकर, आर्टिफिशियल टर्फ, रग्बी, हॉर्स पे राइडिंग, ये जो होते हैं कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स, ऐसी एक्टिविटीज जिनमें गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कलाई के बल गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उन लोगों को रिस्क होता है कि उन्हें कोलिस फ्रैक्चर हो सकता है। हॉकी हो गया, स्कीइंग हो गया, स्नोबोर्डिंग हो गया, इनलाइन स्केटिंग हो गया, जंपिंग हो गया ट्रैम्पोलिन पे, ऐसे जो स्पोर्ट्स होते हैं इनमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है कोलिस के फ्रैक्चर का। अब इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? कोलिस फ्रैक्चर को होने से कैसे रोक सकते हैं? वैसे तो ये एक ना रोकने वाला इवेंट होता है, हम ऐसे किसी बोन को टूटने से अचानक से बचा नहीं सकते हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे प्रोटेक्शन है जो हम ले सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। तो इसमें ही सबसे पहला है कि बोन की स्ट्रेंथ को बनाना। ठीक है, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए हमें अच्छा डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, जिससे कि हमारे बॉडी में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिले, विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिले, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी ही हमारी बॉडी में बोन की हेल्थ के लिए होते हैं। तो अगर हम अच्छा खान पान रखेंगे, अच्छा कैल्शियम इंटेक रखेंगे, विटामिन ज्यादा लेंगे, तो हमारी बोन स्ट्रांग होगी, वो आसानी से नहीं टूटेगी। ठीक है, जैसे हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो जिसमें हम वेट उठा के एक्सरसाइज करें, ज्यादा हैवी वेट भी नहीं, नॉर्मल वेट के साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि हमारी ब्रिस्क वॉक होता है। कोई स्मोक करता है तो स्मोक को क्विट कर देना चाहिए। स्मोकिंग क्या होती है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कम करती है, जिससे हमारे बोन की स्ट्रेंथ भी गिरती है। तो अच्छी बोन की स्ट्रेंथ के लिए विटामिन डी और कैल्शियम लेना चाहिए, वेट बियरिंग एक्सरसाइज करना चाहिए और स्मोकिंग कम करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। अब फॉल होने से कैसे रोकें? अक्सर हमारा जो रिस्ट का फ्रैक्चर होता है, ब्रोकन रिस्ट फ्रैक्चर, उसका कारण होता है कि हम फॉरवर्ड गिर जाते हैं आउट स्ट्रेच हैंड के बल। ऐसी इंजरी को रोकने के लिए अब हम क्या क्या कर सकते हैं? हम सेंसिबल शूज पहन सकते हैं और ऐसी चीजें जो जिससे टकरा के हम आसानी से गिर सकते हैं, जैसे थ्रो रक्स होते हैं, उनको अपने घर से दूर करें। अंधेरे वाली जगह पे हमेशा लाइट रखें अपने घर में। अंधेरा अगर आप करके रखेंगे तो टकरा के गिर जाएंगे, इसलिए डिम लाइट ही सही पर घर में रोशनी रखें। विजन चेक करवाते रहें, अगर आपको धुंधला दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो चेकअप करवाते रहें। बाथरूम में ग्रैब बार्स लगा के रखें ताकि आप बाथरूम में स्लिप ना हो, क्योंकि स्लिप होना ही सबसे बड़ा कारण होता है कोलिस फ्रैक्चर का। स्टेयर्स हैं अगर तो वहां पे भी हैंडल्स लगा के रखें, क्योंकि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस भी कंडीशन है, उनमें तो आसानी से गिरते से ही फ्रैक्चर हो जाएगा। तो उसके लिए बेटर है कि बाथरूम्स में ग्रैब बार्स लगाएं, हैंडल्स लगा ले,
स्टेयरवेज की साइड में। स्लिपरी सरफेस को रखना अवॉइड करें। पॉसिबल हो सके, जैसे कि स्नो या आइस कवर्ड वॉकवेज होते हैं, उन्हें हमेशा साफ करके रखें। अवॉइड करें स्लिपरी सरफेस को। ठीक है, तो इस तरीके से हम रोक सकते हैं कोलिस फ्रैक्चर को होने से। अब जो एथलीट्स हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो कैसे रोक सकते हैं खुद को फ्रैक्चर से बचाने के लिए? गार्ड पहन सकते हैं, प्रोटेक्टिव गार्ड्स, जैसे कि जो इनलाइन स्केटिंग कर रहे हैं या स्नोबोर्ड कर रहे हैं, रग्बी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे लोग प्रोटेक्टिव गार्ड पहन के ही एक्टिविटी करें, गेम खेले, प्रैक्टिस भी करें, तो ये खुद को बचा सकते हैं स्पोर्ट्स इंजरी होने से, कोलिस फ्रैक्चर को होने से। तो ये हमारे प्रिवेंशन है कि हम कैसे बच सकते हैं कोलिस फ्रैक्चर होने से। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो जो ट्रीटमेंट है कोलिस फ्रैक्चर का, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का कोलिस फ्रैक्चर प्रेजेंट है। जो हमने अभी टाइप्स देखे थे, जो हमने क्लासिफिकेशन देखे थे, उस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। किस टाइप से कोलिस फ्रैक्चर हुआ है, वही इसका ट्रीटमेंट होगा। साथ ही पेशेंट की क्या एज है, किस तरीके का एक्टिविटी लेवल है पेशेंट का, उस पे ही डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट। तभी सर्जन की जो परफॉर्मेंस है वही डिपेंड करती है इन सब चीजों पे। पेशेंट किस तरीके का मोबिलाइजेशन चाहता है, कितने जल्दी एक्टिविटी में वापस जाना चाहता है, ये काफी फैक्टर होते हैं कुछ, जिस पर डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट। कोलिस फ्रैक्चर जो है बहुत कॉमन है, इसके लिए काफी मेथड्स यूज होती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, जिससे हमारा जो जॉइंट है रिस्ट का, वो स्टेबल रहे, स्टेबलाइज कर सके हम फ्रैक्चर के बाद, और जल्दी ही बोन की हीलिंग हो। तो इसका ट्रीटमेंट हमेशा इसके टाइप पे, पेशेंट की एज पे, और पेशेंट के एक्टिविटी लेवल पे, और कितने जल्दी वो एक्टिविटी में जाना चाहता है, इस पे डिपेंड करता है। हमारा जो मेन गोल होता है ट्रीटमेंट का, वो यही होता है कि जल्द से जल्द हम रिस्ट को उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में ला सके, प्रॉपर हम उससे काम जो वो नॉर्मल होके करते थे वही कर सके। ठीक है, तो हमें वाप रिटर्न पोजीशन में लाना रहता है रिस्ट को, यही मेन गोल रहता है। और जो मैनेजमेंट होता है कोलिस फ्रैक्चर का, वो हमेशा डिपेंड करता है कि कितनी सिवियरिटी का फ्रैक्चर हुआ है। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हुआ है तो उसको हम कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं, कास्ट के अंदर ही लगा देते हैं।
कास्ट को हम अप्लाई करते हैं डिस्टल फ्रैगमेंट पे, हमारे जो हाथ है उसकी पामर सरफेस पे और अल्नर डेविएशन में। ठीक है, यानी कि हथेली के सामने की तरफ से और हल्का सा हम उसको अंदर की तरफ मोड़ देते हैं। ठीक है, अगर जो बोन है वो क्रैक होके अलग अलग टूट गई है, डिस्प्लेस्ड हो गई है, तो उसमें हम फिर स्क्रू लगाते हैं। अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हम सिर्फ उसको कास्ट के अंदर, प्लास्टर कास्ट के अंदर प्लास्टर लगा के कंजर्वेटिवली उसको ट्रीट कर लेते हैं। पर अगर डिस्प्लेस्ड हो गया है तो फिर उसको कास्ट अप्लाई करते हैं। तो इसका जो सर्जिकल ऑप्शन होता है हमारे कोलीज फ्रैक्चर का, उसमें एक्सटर्नल फिक्सेशन, इंटरनल फिक्सेशन, परक्यूटेनियस पिनिंग एंड बोन सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो ये जो ऑप्शन है यूजुअली फ्रैक्चर का जो है इसको हम कंसिडर करते हैं अगर अनस्टेबल है और उसको हम कास्ट के अंदर ट्रीट नहीं कर सकते, हम तभी सर्जरी की तरफ बढ़ते हैं। सर्जरी में एक छोटा सा इंसिजन लगता है हाथ में सामने की तरफ रिस्ट के पास, जहां हमें हमारी पल्स फील होती है, हार्ट बीट जहाँ फील होती है, वहां पे एक छोटा सा इंसिजन लगता है। ठीक है, और वहां पे जो बोन अलग अलग टूट गई है वहां पे हम प्लेट्स और स्क्रू की मदद से उसको वहां पे जोड़ देते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्लेट्स और स्क्रू लगाते हैं हम सर्जिकल ऑप्शन में, जब हमें इंटरनल फिक्सेशन करना रहता है तब। कुछ केसेस में हम सेकेंड इंसिजन भी लेते हैं, जो कि कलाई में पीछे की तरफ होता है। ठीक है, यूजुअली आगे की तरफ से ही इंसिजन लगा के कर दिया जाता है, बट कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि किसी किसी में अगर बहुत ज्यादा पीसेस में हो गया है, बहुत ज्यादा फ्रेगमेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा टुकड़े हो गए हैं बोन के, तो पीछे की साइड से भी इंसिजन लगाना पड़ता है। फिर वहां पे प्लेट्स और स्क्रू को लगा के उसे उस पोजीशन में बांध देते हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल बोन पीसेस हो गए हैं तो फिक्सेशन के लिए प्लेट्स और स्क्रू जो होते हैं वो काफी नहीं होते हैं। ठीक है, तब हमें ऐसे केसेस में एक्सटर्नल फिक्सेशन करना पड़ता है वायर्स के साथ। ठीक है, कभी कभार वायर्स लगते हैं, कभी कभार वायर्स नहीं लगते हैं, बट अगर इंटरनली जितना हो सके उसको फिक्स कर सकते हैं तो प्लेट और स्क्रू की मदद से फिक्स कर लेते हैं। बट अगर बोन जो है बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई है तो एक्सटर्नल फिक्सेटर लगता है, वायर की मदद से भी और बिना वायर की मदद से भी। एक्सटर्नल फिक्सेटर जो होता है इसमें एक हार्ड वायर लगाते हैं बॉडी में बाहर की तरफ से। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक्सटर्नल फिक्सेशन होता है, बाहर की तरफ से लगाते हैं फिक्सेशन, इसमें एक्सटर्नल फिक्सेशन ये होता है। ठीक है, इस तरीके से हम बाहर की तरफ से लगाते हैं। सर्जरी के बाद स्प्लिंट को 2 वीक के बाद हम फॉलोअप के लिए लेते हैं। उसी टाइम पे स्प्लिंट को रिमूव कर सकते हैं और वापस से दूसरा स्प्लिंट लगाते हैं जो कि रीमूवेबल होता है। ठीक है, जिसमें हमारी कलाई में हल्का हल्का मूवमेंट आने लगे, इस तरीके का अब हम लगाते हैं। फिर द सेम टाइम स्प्लिंट निकाल के हम एक्सचेंज कर लेते हैं उसे रीमूवेबल रिस्ट के स्प्लिंट के साथ। इसको 4 वीक तक पहनना रहता है। फिर धीरे धीरे फिजिकल थेरेपी शुरू करनी है ताकि रिस्ट के फंक्शन वापस आए, जो कलाई में ताकत है वो वापस आए। 6 वीक के बाद, सर्जरी के 6 वीक के बाद आप जो स्प्लिंट है उसको पहनना बंद कर सकते हैं और एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करनी है जो कि सर्जन और थेरेपिस्ट ने आपको सजेस्ट की होंगी।
किसी भी चीज को रोकने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है अर्ली मोशन। किसी भी सर्जरी के बाद अगर आप जल्दी ही हाथ पैर चलाना शुरू कर देंगे तो आपके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होंगे। तो धीरे धीरे जब आपका कास्ट उतर जाए, स्प्लिंट उतर जाए, तो धीरे धीरे आप एक्सरसाइज की तरफ फोकस करेंगे। ये देखिए इस तरीके का रिमूवेबल स्प्लिंट हम यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें पोजीशन में भी रहे और थोड़े बहुत मूवमेंट भी होना शुरू हो जाए। फ्रैक्चर जो होता है इसमें माइल्ड एंगुलेशन और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है क्लोज रिडक्शन में, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट एंगुलेशन और डिफॉर्मिटी के लिए ओपन रिडक्शन लगता है, इंटरनल फिक्सेशन और एक्सटर्नल फिक्सेशन लगता है। वोलर साइड से भी यानी कि सामने की तरफ से भी ये एक टेम्पररी इमोबिलाइजेशन होता है फोरआर्म का, रिस्ट का या हैंड फ्रैक्चर का। तो जब टेम्पररी इमोबिलाइजेशन करना रहता है तब हम इंटरनल फिक्सेशन एक्सटर्नल फिक्सेशन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं। अगर ज्यादा गहरी चोट है, टुकड़े बहुत ज्यादा हो गए हैं बोन के, तो फिर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हम सिलेक्ट करते हैं। फ्रैक्चर का पैटर्न, उसका डिस्प्लेसमेंट की डिग्री, फ्रैक्चर की स्टेबिलिटी, एज और फिजिकल डिमांड पेशेंट की, यही सबसे बड़े पॉइंट्स होते हैं जिनको देखते हुए ही हम ट्रीटमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। फ्रैक्चर किस पैटर्न का है, कितनी डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है, स्टेबिलिटी कितनी है फ्रैक्चर की, पेशेंट की एज क्या है, उसकी बॉडी की डिमांड क्या है, इन सब पे ध्यान रखते हुए ही ऑपरेशन किया जाता है कि या तो इंटरनल फिक्सेशन करें या एक्सटर्नल फिक्सेशन करें। ये दोनों ही चीजें पेशेंट की एज पे और उसकी डिमांड पे, फ्रैक्चर की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कोलीज फ्रैक्चर, जिसमें आज हमने रेडियस के बारे में जाना, कोलीज फ्रैक्चर क्या है ये देखा, इसके टाइप्स देखे, कॉजेस देखे, लक्षण देखे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देख सकते हैं इसमें, हम कैसे बच सकते हैं और इसका कैसे सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, हमने ये देखा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया हो, आप सभी हेल्दी रहें और फिट रहें। थैंक यू सो मच।